हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर भी यहाँ पे जितना हो सके आपकी हेल्प हो सके वैसे क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के लाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा है वरिंदर सिंह ने। ये बोलते हैं कि 8 ई सिम जो हम हमारे आईफोन के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं उसके बारे में बताइए। क्या उसमें से कोई भी 2 सिम हम एक्टिव करके यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो आईफोन 14 प्रो है और प्रो मैक्स है इसके अंदर आप 8 ई सिम तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें से एक टाइम पे आप 2 ई सिम एक्टिवेट करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कोई भी आईफोन जो है वो डुअल सिम डिवाइस होता है, जहां पे भी एप्पल ने डुअल सिम की टेक्नोलॉजी दी है और उसके अंदर एक साथ आप 2 सिम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एक फिजिकल एक ई सिम हो या फिर 2 ई सिम हो। जब से 2 ई सिम वाली फैसिलिटी एप्पल ने दिया है और बाकी की जो ई सिम्स है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि समझो आप यहाँ से दुबई जाते हो, दुबई का कोई नंबर है जो आपने स्टोर करके रखा है एज एन ई सिम, तो वहां पे जाके वो नंबर आप एक्टिवेट कर सको। अगला क्वेश्चन है सत्यम भोसले का। ये बोलते हैं कि आईफोन 14 प्रो पे डायनामिक आइलैंड होने की वजह से जो फुल स्क्रीन वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है? क्या डिस्टर्ब होता है या नहीं होता है, या फिर मुझे आईफोन 13 प्रो के लिए जाना चाहिए? मैं 13 प्रो से पहले 13 प्रो मैक्स यूज करता, फिर 13 प्रो रेगुलर यूज करता, अभी जो है 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ और इसमें ये जो डायनामिक आइलैंड आया हुआ है इसकी वजह से आपको अभी इनिशियली हो सकता है, जब तक आपने यूज नहीं किया या फिर नया नया यूज करने लगे तो आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ा इंट्रूजन है और थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन आप जब यूज करने लग जाएंगे तो फिर आपको उसके बारे में जो है वहां पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। एक्चुअली मैं उतना स्ट्रेच करके देखता नहीं, ये 14 प्रो मैक्स का डिस्प्ले बहुत बड़ा है तो नॉर्मल मोड में ही देखता हूँ, लेकिन अगर आप स्ट्रेच करके देखते हैं तो शायद आपको इनिशियली लगे कि हाँ यार ये बीच में आ गया, लेकिन उसके बाद आपको इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉच जितना ही वो अंदर आया है बेजल से, तो आपको यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा एक बार आपको आदत हो जाए तो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम देखेंगे थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है। अगला क्वेश्चन है संदीप केसी का। संदीप बोलते कि यूएसए मॉडल आईफोन 14 प्रो 78,000 में मिल रहा है जिसका वायरलेस काम नहीं करता और ना ही वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि चेक करो फिर पैसा देना, तो फेक है या जेन्युइन है, मुझे लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी फेक है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि 78,000 में आपको एक फोन मिल रहा है जिसके अंदर वायरलेस काम नहीं कर रहा और वो वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है? वायरलेस काम नहीं कर रहा का मतलब क्या है? क्या उसका वाईफाई काम नहीं कर रहा है? क्या उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। एनीवेज अगर वायरलेस या कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड इशू है, ऐसा कोई भी फोन आपको लेना नहीं चाहिए। 78,000 कोई छोटा अमाउंट है क्या? 78,000 में आपको नया आईफोन 14 मिल जाएगा बड़े इजीली, तो क्यों जाके 14 प्रो ही लेना है और बीमारी वाला लेना है, उसके बाद सर्विस सेंटर के चक्कर काटना है? और मुझे आपके ये कमेंट से लग रहा है कि सामने वाला आपको चूना लगा रहा है और क्लोन फोन आपको जो है वो थमाने वाला है, और ये जो बातें वो बोल रहा है ताकि आपको ये बात का यकीन हो जाए कि क्यों आपको सस्ता मिल रहा है। 78,000 में क्यों मिल रहा है जबकि उस फोन की कीमत ज्यादा है? तो वो आपको बता रहे कि उसका वाटर रेजिस्टेंट जो है वो जा चुका है या वाटर रेजिस्टेंस उसके अंदर खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हुई वाटर रेजिस्टेंस? क्या फोन खोला गया था? फोन खोलने के बाद उसको जब वापस चिपका जाता है तो फिर से वो जो अंदर का जो वाटर रेजिस्टेंस वाला उसका गैस्केट होता है वो पूरा वापस लगाया जाता है, तो वो चीज क्या लगाई नहीं गई? एप्पल स्टोर के बाहर खोला गया, क्यों नया फोन ऐसा बाहर खोला गया? ये सब जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स है, जिसकी वजह से कंप्लीटली आपको ये फोन जो है अवॉइड करना चाहिए, वरना आपको बहुत बड़ा चूना लग जाएगा, पूरे 78,000 आपके पानी में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपूर्वा का। ये बोलते हैं कि प्राइवेट रिले मैंने आईफोन पे यूज कर रहा हूँ और सफारी में प्राइवेट मोड में, तो यहाँ पे मुझे बार बार जो है कई बार कैप्चा एंटर करना पड़ता है, इसको डिसेबल कैसे कर सकते? इसको डिसेबल आप नहीं कर सकते क्योंकि जो वेबसाइट्स है उनको आपकी प्राइवेट रिले ऑन करने के, प्राइवेट रिले एक लोकेशन जो आप वीपीएन के जरिए से चेंज करते हो वैसे ही काम करता है, आपका लोकेशन आईपी एड्रेस ट्रैकिंग नहीं होने देता। और ये iCloud प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हो मिनिमम 75 रुपीज पर मंथ वाला, तो उसमें आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो तो आपको वो वेबसाइट को लग रहा है कि अलग अलग लोकेशन से आप आ रहे हो, वो आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा, आपका आईपी एड्रेस पहचान नहीं पा रहा, इसकी वजह से बार बार आपको बोल रहा है कि कैप्चा एंटर करो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो आपको करना पड़ेगा। या तो आपकी प्राइवेसी आपको संभालनी है या फिर ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फैक्टर जो है उसके साथ आपको जाना है, ये आप दे सकते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन का है कि रियल लाइफ माइलेज क्या है Volkswagen Tiguan 1 लीटर TSI ऑटोमेटिक की? ऑटोमेटिक इन्होंने लिखा नहीं, मैं कंसीडर कर लेता हूँ ऑटोमेटिक विद मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस एंड एसी। देखो प्योर हाईवे ड्राइविंग रहेगी तो 20 का एवरेज आराम से निकाल के दे देगी, कोई इशू नहीं है विद एसी। अगर मिक्स्ड कंडीशन रहेगा सिटी और हाईवे जिसके अंदर 50-50 आप पकड़ लो तो 15 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर प्योरली सिटी रहेगा तो फिर वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा, 10 से 12 तो आराम से वो निकाल के दे देती। अगला क्वेश्चन है ऑन माई वे का। ये बोलते एंकर का जो 20 वोट का चार्जर है वो क्या अच्छा है मेरे आईफोन 13 के लिए? क्या मैं यूज कर सकता हूँ? क्या एंकर एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है और उसके जो चार्जर्स है वो आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसका एस्टैब्लिश ब्रांड है और चार्जर जो है अच्छे क्वालिटी का है उसको आप यूज कर सकते हैं आपके आईफोन के साथ, इसमें कोई इशू नहीं है। और चार्जर्स के अंदर MFI वगैरह कुछ होता भी नहीं है, उसमें जो PD आउटपुट है 20 वोट का वही इंपॉर्टेंट है, वही चीज आपको देखनी होती है, लेकिन जो चार्जिंग केबल है वो MFI सर्टिफाइड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जावेद का। ये बोलते हैं किसी की उन्होंने वीडियो देखी, कुछ अनबॉक्स लिखा हुआ है नाम, और उसने कहा कि 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल कलर के अंदर चिपिंग प्रॉब्लम आ रहा है कलर का, तो क्या मुझे 14 प्रो मैक्स लेना चाहिए डीप पर्पल? तो क्या मैं लूं या नहीं लूं? देखो भाई क्यों आ रहा है लोगों को, क्या
आ रहा है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे फोन में नहीं आ रहा। मैंने मेरे फोन को अलग अलग केसेस के साथ जो है इस्तेमाल किया, अभी तक मुझे इस पे ना कोई स्क्रैच नजर आ रहा है, ना कोई चिपिंग प्रॉब्लम नजर आ रहा है। और इनफैक्ट मैंने पूरा जो पहला महीना था ऑलमोस्ट या 20 दिन जो है इस फोन को लेने के बाद विदाउट केस और विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज किया। इनफैक्ट स्क्रीन गार्ड अभी भी लगा हुआ नहीं है मेरे फोन पे, और कोई भी चिपिंग प्रॉब्लम मुझे मेरे आईफोन के ऊपर नहीं आया। और ये ब्लैक कलर का है। अब पर्पल वाले के अंदर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ। और हो सकता है जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है उन्होंने जिन केस का इस्तेमाल किया वो केस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो ये कंप्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा इशू आ रहा है पर्पल वाले पे तो आप कुछ और लोगों के साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं कि पर्पल वाले पे इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्लैक वाले में तो मुझे इशू नहीं आ रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चेक करके देख के ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अब्दुल्ला का, ये बोलते हैं आईफोन 10 से iOS 16 अपडेट करने के बाद बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं, लैग कर रहा है फोन जब बाहर धूप में इस्तेमाल करे। तो आईफोन 10 जो है काफी पुराना फोन है और नए जितने जितने iOS अपडेट आते रहेंगे फोन में छोटे मोटे इश्यूज आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि फोन पुराना भी हो जाता है, बैटरी कमजोर भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो ज्यादा डिमांडिंग रहता है, ज्यादा रिसोर्सेज फोन के जो है इस्तेमाल करता है, वहां पे वो पूरा नहीं होता था। इसलिए जो नए आईफोन से आपको ज्यादा पावरफुल निकालते रहता है एप्पल, इसी वजह से, क्योंकि जो नए नए सॉफ्टवेयर फीचर्स है वो ज्यादा अच्छे से काम करे। एनीवेज बहुत अच्छे से चलता है आईफोन 10 iOS 16 पे कोई इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी बैटरी कमजोर हो गई होगी, जिसकी वजह से लैगिंग इशू आ रहा होगा। और धूप में जाने से फोन के इंटरनल हीट होने से सीपीयू थ्रॉटलिंग भी होती है, जिसकी वजह से आपका फोन थोड़ा सा लैग करता है, परफॉर्मेंस उसका कम हो जाता है, फोन खुद रेस्ट्रिक्ट कर लेता है ताकि फोन ओवरहीट होकर खराब ना हो। अगला क्वेश्चन है जीत सिंह रॉय का, ये बोलते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं और एंड्रॉइड से शिफ्ट होना चाहता हूं आईफोन 14 प्रो पे, लेकिन एक डाउट है मुझे कि मैं फोन और एयरपॉड्स प्रो 2 लूं या वॉच 8 लूं, एप्पल सीरीज 8 या फिर अल्ट्रा लूं। मैं वर्कआउट्स के लिए इसको यूज करना चाहता हूं। देखो वॉच जो है काफी अच्छी चीज है एप्पल वॉच, और वर्कआउट्स में, स्लीप ट्रैकिंग में, हेल्थ ट्रैकिंग में आपकी काफी मदद कर सकती है। नोटिफिकेशन आपके वॉच पे आ जाते हैं तो बार बार फोन उठा के डिस्टर्ब होने की आपको जरूरत नहीं है। फोन का एडिक्शन कम भी आप इसके जरिए से कर सकते हो। फोन छोड़ के आप बाहर वॉक पे जाना चाहते हो, सेलुलर वाली वॉच आपके काम आ जाएगी, तो वॉच इस हिसाब से काफी सही चीज है। अब अल्ट्रा और सीरीज 8 में डिफरेंस तो काफी सारे, एक तो डिजाइन लुक्स का डिफरेंस है, टाइटेनियम की बिल्ड का डिफरेंस है। सीरीज 8 में फिर वो आपको बहुत महंगा लेना पड़ेगा, वॉच अल्ट्रा की कीमत की आ जाएगी। अगर टाइटेनियम लेना है तो अगर आप एल्यूमिनियम ले सकते हो सीरीज 8 तो वेल एंड गुड। और सीरीज 8 के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो मैं तो बोलूंगा सीरीज 7 और सस्ते में मिलती है नई वाली, तो सीरीज 7 के लिए जाओ, वो भी उतना ही काम कर देगी जितना सीरीज 8। कोई स्पेशल चीज है नहीं सीरीज 8 के अंदर इस बार, इसलिए मैंने भी जो है वॉच अल्ट्रा लिया। और वॉच अल्ट्रा फिर एक काफी अच्छी चीज है, वर्कआउट वगैरह या बहुत ज्यादा आउटडोर्स में कुछ करते हो तो आपके काम आ सकती है। रही बात एयरपॉड्स की, तो एयरपॉड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो आपके ईयरबड्स है और फिर आपकी जरूरत के हिसाब से जो है दोनों के बीच में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी का, ये बोलते हैं कि हमको स्पीजियन, एंकर इस टाइप की कंपनीज के अलग अलग जो थर्ड पार्टी के चार्जर्स एडाप्टर यूज करना चाहिए क्या, बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है क्या व्हेन कंपेयर टू ओरिजिनल एप्पल केबल एंड एडाप्टर। देखो ओरिजिनल एप्पल का जो एडाप्टर है 20 वोल्ट का तो अच्छा ही है, और एंकर है, स्पीजन है, बेल्किन है, इनके भी आप एडाप्टर्स ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 20 वोल्ट का आउटपुट देंगे, आपका फोन 20 वोल्ट ही सपोर्ट करता है, खराब होने का चांस नहीं है। हाँ बहुत ही सस्ते क्वालिटी के, बहुत ही जो है अननोन ब्रांड्स के आप अगर चार्जर लेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आ जाए या कुछ और इशू आ जाए। रही बात केबल की, तो केबल हमेशा MFI सर्टिफाइड यूज करना चाहिए आपको, चाहे किसी भी ब्रांड का हो। एप्पल से अच्छे अच्छे केबल्स जो है दूसरे ब्रांड वाले बना लेते हैं, लेकिन MFI सर्टिफिकेशन जरूरी है। जब तक के आईफोन के अंदर एक लाइटनिंग पोर्ट रहेगा तब तक आपको MFI सर्टिफाइड चार्जरिंग केबल्स ही इस्तेमाल करना है। चार्जर आप भले ही कोई भी इस्तेमाल करो, क्योंकि जो चार्जिंग केबल है MFI सर्टिफाइड रहता है, मतलब इट इज मेड फॉर योर आईफोन। और लाइटनिंग पोर्ट जो है ये एप्पल का जो है प्रोप्राइटरी थिंग है, तो वो लोगों ने उसके ऊपर सारे राइट्स होल्ड करके रखे। उसके अंदर एक चिप होती है आपके केबल के अंदर MFI सर्टिफाइड की, जिसको एप्पल के जरिए से वो लोग को सर्टिफाई करना पड़ता है, तभी वो आपके आईफोन के लिए सेफ रहता है और सही रहता है। तो MFI सर्टिफाइड केबल यूज करो, नॉन MFI मत करो, लेकिन चार्जर आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है मीर चौधरी का, ये बोलते हैं iPad 10 जनरेशन और iPad Pro M2 कैसा लगा आपको, क्या ओवर प्राइस्ड है? iPad 10 जनरेशन हाँ बिल्कुल ओवर प्राइस लगा मुझे, लेकिन डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत फर्क आ गया है। पिछले साल 70 रुपीज था, इस साल 83 रुपीज है, तो यहाँ पे ही 4-5 हजार रुपए का फर्क आ जाता है लास्ट ईयर का प्राइस अगर कंटिन्यू एप्पल करता है तब भी। और एप्पल ने पुराना जो iPad 9 जनरेशन उसका प्राइस भी बढ़ा दिया है, इसी वजह से बढ़ा दिया है, और ये जितना बढ़ते जाएगा उतना वो प्राइस भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये सब iPad जो है मेड इन इंडिया नहीं है। और रही बात iPad 10 जनरेशन कैसा लगा, तो iPad 10 जनरेशन अगर प्राइसिंग हटा दो तो काफी मुझे अच्छा लगा, मतलब बेसिक iPad के तौर पे काफी सही है। ऑल स्क्रीन डिस्प्ले है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ ही उसका जो कैमरा है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन से हटाकर लैंडस्केप में आ चुका है। टाइप सी पोर्ट आ चुका है जिससे आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा इंप्रूव्ड इंटरनल्स आ गए, तो ये अच्छी लगी। कुछ चीजें खराब भी लगी फॉर द प्राइस, जैसे लैमिनेटेड डिस्प्ले उसके अंदर नहीं आता है, एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन चलती है, तो ये सारी चीजें। और iPad Pro M2 तो मुझे लगता ही नहीं कोई मतलब उसका है अगर आपके पास M1 वाला iPad है तो। अगला क्वेश्चन है लाइफ एंड वेलनेस का, ये बोलते हैं कि मुझे आपका ओपिनियन चाहिए MG हेक्टर टॉप एंड मॉडल CVT के ऊपर। मुझे एयरी स्पेशियस कैबिन और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी। मैं आपकी जगह रहता तो कभी भी ये गाड़ी नहीं लेता। MG की गाड़ियों से मैं दूर रहना ही प्रेफर करता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। वो चाइनीज ब्रांड वाला
इमेज जो है वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उनका बैठा हुआ है। दूसरी बात, इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो टॉप एंड सीवीटी मॉडल की, तो इसके अंदर आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही कम मिलेगी। पेट्रोल एमजी हेक्टर, वो भी ऑटोमेटिक में, बहुत ही बुरी फ्यूल एफिशिएंसी आप लेके जो है इसकी वजह से शायद पछता सकते हैं। और बेटर क्वालिटी और बेटर बिल्ड कार्स है मार्केट के अंदर, उसके लिए आपको जाना चाहिए। और अपनी फैमिली को आप जब इस कार में बिठाने वाले हो उसकी सेफ्टी रेटिंग पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हिरन विश्वास का। ये बोलते हैं रोज वीडियो देखता हूँ, मुझे 14 का ऑरेंज लेदर केस बहुत पसंद है। आईफोन 14 का केस क्या 13 पे सेट होगा क्या? 13 का केस 14 पे सेट होगा क्या? लेदर केस एप्पल का ले रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, ये जो बटन्स वाला एरिया है यहाँ से वो टूट जाता है अगर आप फ्रीक्वेंटली उस केस को निकालेंगे और लगाएंगे। मैंने भी इस्तेमाल किया था 13 प्रो मैक्स के ऊपर ब्लैक वाला, तो वो टूट गया था। उसके बाद मैंने क्लियर केस एप्पल का इस्तेमाल किया और इस बार मैं एप्पल के केसेस इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे 13 का जो केस है वो 14 पे नहीं, लेकिन 14 का 13 पे बैठ जाता है क्योंकि 14 का जो कैमरा का मॉड्यूल है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है सलमान का। ये बोलते हैं कि मैं भी पहले जो है बहुत सारे एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन यूज कर चुका हूँ और उसके बाद मैं अभी 14 प्लस यूज कर रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा था। मुझे भी, मैंने बहुत बुरा भला बोला आपको S22 अल्ट्रा के टाइम पे, लेकिन एक्चुअल में बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है और आप सही तरीके से यूज करो तो काफी सही चीज है आईफोन। तो इसलिए मेरा भी मोटिव ये रहता है कि आपको सही चीज बताओ। मुझे क्या है, कोई भी ब्रांड जो है स्पॉन्सर करने के तैयार रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं चाहे तो कोई भी एंड्रॉइड फोन आईफोन के सामने बढ़िया बताकर, बेटर बताकर आपके सामने पुश कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका जो है हार्ड अर्न मनी है और आईफोन पे अगर आप डाल रहे हो सेम प्राइस एंड्रॉइड फोन के सामने, अगर आपको उस एंड्रॉइड फोन की सच में जरूरत नहीं है तो आपको बेटर एक्सपीरियंस ही मिलेगा। क्यों क्या होता है, कभी कभी किसी को कुछ पर्टिकुलर एपीके फाइल्स है, साइड लोडिंग है, ये सारी चीजें एंड्रॉइड फोन पे करनी होती है जो कि आईफोन पे पॉसिबल नहीं है। किसी को कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए होती है जो एंड्रॉइड फोन पे होती है, आईफोन पे पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन तो हमेशा एंड्रॉइड फोन ही होगा। लेकिन अगर आप वो सब चीजों के लिए नहीं जाना चाहते और दोनों के बीच में कंफ्यूज हो तो एक आईफोन को चूज करो, आप हमेशा खुश ही रहेंगे उसके साथ। अगला क्वेश्चन है अनीश का। ये बोलते हैं आईफोन 7 है, iOS 16 के फीचर्स यूज करना चाहता हूँ, जेल ब्रेक करूँ क्या? मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा जेल ब्रेक करना, क्योंकि आप अगर एज अ प्राइमरी फोन आपके फोन को यूज कर रहे हो तो आपकी काफी सारी प्राइवेट उसमें चीजें हो सकती है, आपका बैंकिंग डिटेल्स हो सकती है, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन हो सकती है, और बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशन तो काम ही नहीं करेंगे जब अपने आईफोन को जेल ब्रेक करेंगे। तो बेटर है कि आप अपग्रेड कर लो, आईफोन 7 निकाल के कोई और फोन ले लो जो iOS 16 को सपोर्ट करता है। और iOS 16 आप आईफोन 7 पे डाल भी लेंगे ना इस तरीके से जेल ब्रेक करके कुछ फीचर्स, तो भी आपको कुछ खास मजा उस पर आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीचर्स वो फोन जो है सपोर्ट करते भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है राशिद का। राशिद बोलते हैं क्या मैं पैसे बचाकर आईफोन 12 अगर 64 GB ले लूं 128 की जगह, और वो बाकी के पैसों का मैं iCloud सब्सक्रिप्शन लेते रहूं हर महीने 50 GB वाला, 75 रुपीज वाला, तो सही रहेगा क्या? और मैंने अभी आईफोन 12 128 GB लिया है जियो मार्ट से 48,000 पे के, जब ले लिया है तो फिर अब ये वाली बात जो है पूछ के कोई मतलब नहीं है। एनीवेज अगर आप पूछना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इंटरनेट पे या क्लाउड पे पूरा डेटा अपलोड रखना चाहते हो तो आप 64 GB लेके बाकी iCloud का सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हो। इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग एंड अ गुड आइडिया। और हमारे Q&A का आखिरी जो क्वेश्चन है वो पूछा है मकरन दामले ने, और ये बोल रहे हैं कि अपने व्यूअर्स को बताओ आपके स्टूडियो का एग्जैक्ट सेटअप कैसा है और रिकॉर्डिंग में आप क्या क्या यूज करते हो, माइक, कैमरा वगैरह, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन, ब्रांड्स वगैरह। तो देखो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में हमेशा रखता हूँ कि मेरे लाइट्स कौन से, क्या कौन से, हालांकि मैंने अभी अपग्रेड कर लिया है, उसको वहां पे उतना अपडेट नहीं किया है, मैं अपडेट कर दूंगा वो सारे लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में है। मैं कैमरा जो अभी आप मुझे देख रहे हो ये है सोनी का Alpha 7C, आप सब प्राइसिंग देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा जो कैमरा मेरे पास है वो है सोनी का Alpha 7 IV। लेंस जो यूज कर रहा हूँ वो है 28mm f2 जो अभी आप मुझे देख रहे हो, और दूसरी एक लेंस है सोनी की G Master वाली, दोनों सोनी की लेंस है, वो है 24-70 f2.8। ये दो लेंसेज और ये दो कैमराज मैं इस्तेमाल करता हूँ। माइक रोड का वीडियो NTG इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरा वायरलेस माइक है रोड का वायरलेस गो। टेबल का वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो टेबल वाला वीडियो आप देख सकते हो। लाइट जो है वो गोडॉक्स के है, अभी VL150 है, नया सेटअप में मैंने ऐड किया, 32-33,000 की लाइट है, और इसके पहले गोडॉक्स की SL150 दो लाइट्स में यूज करता था जो अभी भी इस साइड पे लगी हुई है। इसके अलावा जो ट्राइपॉड्स है मेरे वो मैनफ्रोटो के है, एक है बॉल हेड वाला और दूसरा है फ्लूइड हेड वाला। बस यही अपना छोटा सा स्टूडियो का सेटअप। बाकी तो और अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे अगले Q&A में पूछ सकते हैं, उसका भी मैं आंसर दूंगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।